Good morning, students. Students, we have discussed business, profession. Now, let's come to the topic employment, which is an economic activity. So, our next topic is employment. As you know, that business profession is a part of economic activity. So employment is also a part of economic activity. So what we said about employment. Employment is an economic activity in which a person get remuneration or get remunerated by the other person when he or she will work for others. It means employment is an occupation in which a person gets remunerated after doing the work for others. Here, the person who will do work for the others, then they'll get salary or wages. In simple words, we can say that वो पर्सन जो दूसरों के लिए अपनी स्किल्स अपनी नॉलेज का यूज़ करके दूसरों के लिए वर्क करे, दूसरों के अंडर में वर्क करे और इन रिटर्न उसे सैलरी या वेजेस मिले, देन वी विल कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट. द पर्सन who will under the category of employment, we called them as employers. For example, employees, managers, assistants, clerk, peons, these all are doing work for others, then they all are under the category of employment. So what is employment? It is an economic activity, or we can say that it is an occupation in which a person will do the work for others, and in return he or she will get salary or wages. If the person who will doing work is labor, then he will get wages, and employees, clerks, assistants will get salary. Wages जो डेली बेसिस पे मिलेगा वो वेजेस होगा, सैलरी जो पर मंथ आपको मिलेगी वो सैलरी होगी. तो एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक ऑक्यूपेशन है जिसमें एक पर्सन दूसरे के अंडर में या दूसरे के लिए वर्क करता है और इन रिटर्न उसे सैलरी या वेजेस मिलता है. देन इट इज़ नोन एज एम्प्लॉयमेंट. लेट्स कम टू द टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. First point is contractual relation. Contractual relation means in employment there is a contract between the employer. अच्छा, what is employer and what is employee? Employer, the person who is the owner of the factory of all the work, the owner is known as employer, and the person who will do the work for others in that factory or any company is known as employee. कभी भी आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को इसमें आगे पीछे या इसकी मीनिंग में आप हेर फेर मत करिएगा. तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन मीन्स देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई इन एम्प्लॉयमेंट. मीन्स जो भी पर्सन एम्प्लॉयमेंट में या किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में वर्क करेगा वो किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क करता है. हर कंपनी या फैक्ट्री में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स रूल्स, रेगुलेशंस
terms and conditions which will be given by employer and which should be followed by the employee. वो पर्सन जो फैक्ट्री में वर्क करेगा उसको उस जगह के उस फैक्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने ही हैं. तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ लिखे होंगे? कॉन्ट्रैक्ट में लिखेंगे. वो कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होगा. तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि एम्प्लॉयमेंट में, हर एम्प्लॉयमेंट में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. किसके बीच? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच. वो कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और इट मे बी रिटन फॉर्म. उस कॉन्ट्रैक्ट में उस फैक्ट्री से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, रूल्स होंगे जो कि एम्प्लॉय को फॉलो करने होंगे. दूसरी तरफ एम्प्लॉयर कब किस तरह का वर्क उनसे लेंगे या किस टाइप का वर्क उन्हें करवाना है, किस टाइम पे वो सैलरी देंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे, दीज ऑल आर रिटन इन कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट वी हैव रिवॉर्ड और रिटन. अगर आपको याद होगा तो जब हम प्रोफेशन पढ़ रहे थे तो इसमें भी एक पॉइंट था रिवॉर्ड और रिटन. बिजनेस में इन रिटर्न हमें प्रॉफिट मिलता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट वी विल गेट रिवॉर्ड, एंड इन प्रोफेशन वी विल गेट फीस, एंड इन एम्प्लॉयमेंट वी विल गेट सैलरी और वेजेस. सो in employment what will be our reward or what will be our return? Salary or wages. means person अपनी services देगा, अपनी skills और knowledge के हिसाब से फैक्ट्री में वर्क कर रहा है और इन रिटर्न उसे क्या मिलेगा? सैलरी या फिर wages. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ वर्क. हम बात करेंगे फिर प्रीवियस प्रोफेशन में भी एक हमारा पॉइंट था नेचर ऑफ वर्क. तो प्रोफेशन में नेचर ऑफ वर्क क्या था? टू गिव द सर्विसेज और टू सर्व द पीपल. एंड इन एम्प्लॉयमेंट व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्क? नेचर ऑफ वर्क हमारा क्या होगा? नेचर ऑफ वर्क वो वर्क होगा जो कॉन्ट्रैक्ट में, जब यहाँ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए जो भी वर्क जो एम्प्लॉयर ने असाइन कर दिए हैं, जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दिए हैं इन कॉन्ट्रैक्ट, द वर्क विच इज़ रिटन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज़ द नेचर ऑफ द वर्क इन एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्ट में जो भी वर्क लिखे हैं, जो भी वर्क असाइन किया है एम्प्लॉय को, वही हमारा यहाँ नेचर ऑफ वर्क होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एम्प्लॉय का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में वर्क लिखा है to assign the work to the third people, to do the work and to do the management work for the factory. तो ये वर्क हमारा क्या होगा? यही हमारा एम्प्लॉयमेंट में नेचर ऑफ वर्क होगा. नेक्स्ट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीन्स what amount, what will be the capital which is invested in employment. Just think about it कि what will be the money, what will be the capital which is invested in employment by the employee? No money, because employee is not a owner of a factory. ये बात हमेशा याद रखिएगा कि एम्प्लॉयर कंपनी या फैक्ट्री का ओनर होगा, एम्प्लॉई सिर्फ उसके लिए वर्क कर रहा है, तो वो तो ओनर होगा नहीं. और आपको पता है कि ओनर ही, जो फैक्ट्री का या कंपनी का जो ओनर होता है वही कैपिटल इन्वेस्ट करता है. तो हियर एम्प्लॉई इज़ नॉट अ ओनर ऑफ अ कंपनी और अ फैक्ट्री, सो देयर विल बी नो कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द एम्प्लॉय. बिजनेस में क्योंकि बिजनेस मैन खुद ओनर होता है बिजनेस का, तो वहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा. अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ लमसम अमाउंट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डॉक्टर है, उसने अपनी पर्टिकुलर अपनी क्लिनिक करके रखी है, क्लिनिक ओपन की हुई है, तो उसको बनाने के लिए, स्ट्रक्चर देने के लिए वो कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है. बट इन एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय इज़ नॉट अ ओनर, so no capital or no money will be invested by the employee.
One thing more, if employee is not an owner and he or she will not invest any money in the employment or in the factory, so there will be no risk. रिस्क कब आपका होगा? जब आपने कैपिटल लगाया, इन्वेस्ट किया और आपको लॉस हो गया, तो ये रिस्क है. जब आपने मनी इन्वेस्ट ही नहीं किया, कैपिटल कहीं इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो रिस्क क्या होगा? देयर विल बी नो रिस्क इन द एम्प्लॉयमेंट. Next is code of conduct, means the rules or the regulations. So all the employee who are working in the factory or working in the company should follow the rules and the regulation of that factory which is written in the contract. हमने अभी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉयर जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड कोड ऑफ कंडक्ट हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सबको वो कॉन्ट्रैक्ट में ही रिटन फॉर्म में लिख के देगा कि इतने आवर्स आपको वर्क करने हैं, ऐसी सैलरी बेसिस होगी, या जो भी रूल्स हैं रिगार्डिंग द फैक्ट्री, रिगार्डिंग द वर्क, वो सब आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होंगे. तो ये कोड ऑफ कंडक्ट जो भी एम्प्लॉय फैक्ट्री में वर्क करेगा उसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एम्प्लॉयर की तरफ से हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए हैं, उनको फॉलो करना होगा. नेक्स्ट वी हैव क्वालिफिकेशन. यस, क्वालिफिकेशन matters in employment. If we talk about business, there will be no such qualification required in business. But in profession, the qualification of a particular field or the specialized knowledge should have the professionalist. And in employment, qualification as per the employer need and qualification plus training should have in employee. Means कि employer को जिस तरह के person को, जिस तरह के employee को चाहिए, उस employee के अंदर qualification plus training भी होनी चाहिए. मतलब जिस वर्क के लिए उसने एम्प्लॉय को असाइन किया है उसके अंदर वो उस फील्ड की क्वालिफ़िकेशन प्लस ट्रेनिंग भी होना ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर्स. अब अगर हम आपसे पूछें कि टीचर्स इन तीनों कैटेगरी में किस कैटेगरी में आएंगी? टीचर्स बिजनेस में तो आएंगी नहीं, प्रोफेशन में भी नहीं आएंगी, बिकॉज इन प्रोफेशन विल गेट फीस. तो टीचर्स किस में आएंगी? एम्प्लॉयमेंट में, बिकॉज टीचर्स विल गेट सैलरी. सो टीचर्स अगर किसी स्कूल में जाती हैं तो उस स्कूल में जिस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो उस सब्जेक्ट की आपको प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन भी होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्लस ट्रेनिंग भी होना चाहिए. ट्रेनिंग मीन्स कि हाउ टू डील विद द स्टूडेंट, हाउ to complete the syllabus, hold the syllabus, how to do the work in a school scenario. So in employment, qualification plus training must have been required in employment. So students, these all are the characteristics of employment. If you have any problem, then ask me. And in next we have the difference between these three: business, profession and employment. After completing this employment, we will discuss these difference.